हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद गवर्नर जनरल्स। पहले दो पार्ट्स में हम देख चुके हैं 1757 से लेके 1905 तक। अब हम देखेंगे 1905 से लेके 1931 तक। मुझे लगता है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रोनोलॉजी और इंटरलिंकेजेस मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसको बार बार आप देख सकते हैं और सारे फैक्ट्स या डेटा को इंटरनलाइज कर सकते हैं ताकि पूरी स्टोरी लाइन आपको क्लियर हो जाए। पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। जीएस 2, 3 एंड 4 में स्पेशली मैं 917 मार्क्स थे, जो कट ऑफ से कुछ 40 मार्क्स दूर था यूआर के। सो दैट्स इट, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। अब लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो चुका था और ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो 2 1905 से लेके 1910 तक इंडिया के गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे। इनके टाइम में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुई और स्वदेशी मूवमेंट हुई। स्वदेशी मूवमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक था उसका हिंदू कैरेक्टर और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और मास मोबिलाइजेशन। वही मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1905 में ढाका में, और सूरत स्प्लिट भी होता है इनके टाइम में, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। एक स्प्लिट होता है सूरत में कि कौन से मेथड्स अपनाए जाए प्रोटेस्ट के लिए, वो ये लोग अग्री नहीं कर पाते इसलिए स्प्लिट हो जाता है। फिर आते हैं मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जो वोट करते हैं वो भी मुस्लिम होंगे और जो इलेक्ट होता है वो भी मुस्लिम होगा। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। ये रिजर्वेशन से थोड़ा सा अलग है, जो मैं बाद में पूना पैक्ट एक्सप्लेन करूँगी तो डिटेल में समझाऊंगी। अनुशीलन समिति भी इस्टेब्लिश होती है प्रमोता मित्ता द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का बॉम्ब अटैम्प्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अभिनव भारत बाय वीडी सावरकर, और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं लक्ष्मण कानेरे, ये एएमटी जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक इनको मर्डर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे रेवोल्यूशनरी और कम्युनलिस्ट टेंडेंसीज इनके टाइम में इंडिया में देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इनका पीरियड है 1910 से लेके 1916। इनके टाइम पे दिल्ली दरबार होता है जिसमें अनलमेंट ऑफ पार्टीशन किया जाता है बंगाल का, और कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है कलकत्ता से दिल्ली। इन्हीं के टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है 1914 से। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी वर्ल्ड वॉर शुरू होते हैं तो ब्रिटिशर्स हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, इंडियंस की बातें मानते हैं और इंडियंस को कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के टाइम में गांधी भी इंडिया वापस आते हैं जनवरी 1915 में। आप देखेंगे गांधी जी का इंडिया में रिटर्न करना गांधीयन पॉलिटिक्स की स्टार्ट होती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है। हिंदू महासभा भी इस्टेब्लिश होती है 1915 में। इन्हीं के टाइम में जिमरमैन प्लान जतिन मुखर्जी द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जर्मन्स की हेल्प लेके ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने का प्लान होता है। ये प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है, बट इसमें क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि जिमरमैन प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था। गदर रेवोल्यूशन भी होता है 1915 में। इनका प्लान होता है, ये कनाडा में ओरिजिनेट होता है और ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने का प्लान ये लोग करते हैं, बट इनकी कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है और फाइनली ये अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट वॉइसरॉय है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1921। सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पीरियड में साइन हुआ है। लखनऊ पैक्ट के 2 पीसेज हैं, रेजोल्यूशन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट, यानी जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनका जो सूरत में डिस्प्यूट हुआ था इसको ये लोग सॉल्व कर लेते हैं, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक जॉइंट डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करते हैं, जॉइंट डिमांड्स रखते हैं। वुमेंस यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश होती है 1916 में। होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाई जाती है एनी बेसेंट और बीजी तिलक द्वारा। होम रूल लीग आयरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड होती है, जिसमें ये लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, बस अवेयरनेस जनरेशन का ये लोग काम करते हैं। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा है, आपको याद होगा, पहले वो शुरू हो चुका है, और मॉन्टेगो का अगस्त डिक्लेरेशन आता है ताकि इंडियंस का कोऑपरेशन इन्हें मिल पाए। तभी गांधी जी भी इंडिया वापस आ चुके हैं। 1 साल का उन्होंने इंडिया का टूर भी कर लिया है और अब वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं। अभी आप देखते हैं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी अंडरटेक करते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है केक।
अगर आप इस कीवर्ड को याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि पहले चंपारण आता है, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। तभी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाता है 1918 में। अभी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो बैकफुट पर थे अभी फिर से फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस होती है प्रोविंसेस में, यानी प्रोविंस के पास जो भी सब्जेक्ट है इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड जो है वो इलेक्टेड लोगों के हाथ में दिए जाते हैं और नॉन ट्रांसफर्ड गवर्नर के। बट इंडियन लीडर्स इससे खुश नहीं होते हैं, वो काफ़ी उदास हो जाते हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की इतनी मदद की और इसके बदले में इन्होंने हमें ये क्या दिया है। सभी लोग इसको कंडेम करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, गदर, जिमरमैन प्लान, उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी वॉरलाइक लॉज ब्रिटिशर्स ने लाए होते हैं और उसी को सॉलिडिफाई करने के लिए ये लोग लाते हैं रोलैक्ट एक्ट। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा है। इसके अंडर विदाउट ट्रायल लोगों को प्रिजन में डाल सकते हैं, ऐसे प्रोविजंस होते हैं और इसको काफ़ी कंडेम किया जाता है। इसी एक्ट के निषेध में जलियांवाला बाग में कुछ लोग निषेध कर रहे होते हैं और कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आए होते हैं। तभी उन पर गोलियां डाल दी जाती है। जनरल डायर उन पर गोलियां चला देते हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें मरते हैं। और इसी मसाकर को कहा जाता है फाइनल नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, क्योंकि इतने लोगों के मरने के कारण इंडियन पब्लिक जो है वो ब्रिटिशर से काफ़ी खफा हो जाते हैं। तभी गांधी जी भी लॉन्च करते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है स्वराज्य की डिमांड के लिए और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की जाती है टर्की, जो कि खलीफा का किंगडम है, वो वर्ल्ड वॉर 1 में उनकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई होती है, तो उनके लिए लीनियंट टर्म्स मिले, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की जाती है। तभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी फॉर्म होती है 1920 में और बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ हो जाती है 1920 में। आप देखेंगे कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है तिलक, उनकी डेथ होने के बाद अब इंडिया में गांधीयन पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। आप देखेंगे गांधी जी इंडिया वापस आ चुके हैं 1915 में, बट वो एक्टिव हो चुके हैं 1918-1919 से और उनकी फर्स्ट मूवमेंट भी लॉन्च हो चुकी है। स्टार्ट ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स हो चुका है इंडिया में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वॉइसरॉय, जो कि है वॉइसरॉय लॉर्ड रेडिंग। ये गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय रहे हैं 1921 से 1926। इन्हीं के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी पीसफुली चल रही होती है, तभी चौरा नाम के गांव में कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं और प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो जाती है। गांधी जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई भी रिस्क ना ले कि ब्रिटिशर्स लोगों पर गोलियां चला पाए। अगर ये लोग वायलेंट हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को भी मौका मिल जाएगा कि वायलेंस करने का, इसीलिए गांधी जी ये मूवमेंट को पीछे ले लेते हैं। पर उनके जो अनुग्रही है उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए कांग्रेस में 2 टुकड़े पड़ जाते हैं। नो चेंजर्स, जो चाहते हैं कि बस कंस्ट्रक्टिव काम करते रहे, आश्रम में लोगों को समझाते रहे कि कैसे नॉन वायलेंस सत्याग्रह पर चलना है। और स्वराज, जो चाहते हैं कि 1919 के एक्ट में जो इलेक्शन बताए गए हैं वो इलेक्शन लड़े जाए, सीट्स पाई जाए और उसके हिसाब से काम किया जाए और पॉजिटिव एक्शन लिया जाए। तो गांधी जी नहीं चाहते कि फिर से सूरज जैसे टुकड़े हो जाए कांग्रेस के, इसीलिए वो दोनों को भी अलाउ करते हैं अपने को जो काम करना है वो करने के लिए। और तभी स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू 1922 में स्वराज पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी होती है HRA द्वारा और ये लोग 1915 में होती है। ये लोग बुरी तरह से फेल कर जाते हैं, जिसको आगे भगत सिंह वगैरह उसको और ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं लॉर्ड अर्विन, जो कि आखिरी वॉइसरॉय है इस पार्ट में। सबसे पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, जो काकोरी रॉबरी में फेल हो चुके हैं, उसको रीनेम करके और उसको फिर से ताज़ा किया जाता है। उसका नाम HSRA रख दिया जाता है। अभी आपको याद होगा 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसमें एक प्रोविज़न होता है कि 10 साल के बाद इसको रिवाइज करके फिर से नया एक्ट बनाया जाएगा। इसीलिए साइमन कमीशन इंडिया आती है। साइमन कमीशन में एक प्रॉब्लम होता है कि एक भी इंडियन व्यक्ति इसका पार्ट नहीं होता है और इंडियन लीडर्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हम इंडियंस होकर हमारे भवितव्य का, हमारे भाग्य का निर्णय सिर्फ ये लोग क्यों लेंगे, हमें भी तो उसका पार्ट होना है। इसी के निषेध में लाला लाजपत राय
इसकी निषेध कर रहे होते हैं, तभी उन पे लाठी चार्ज हो जाता है और उस लाठी चार्ज का हेड होता है सॉन्डर्स, और लाला लाजपत राय उसमें सैडली मर जाते हैं। तो सॉन्डर्स से बदला लेने के लिए भगत सिंह और HSRA इनका मर्डर कर देते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बॉम्ब डाल देते हैं। अभी इनका एम ये नहीं होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मारना है किसी को, इनका होता है पकड़े जाना ही इनका एम होता है। दे एम टू मेक द डेफ हियर। वो चाहते हैं कि जेल जाए और जेल में खड़े होकर कटघरे में खुद की बातें बताए, खुद की आइडियाज़ बताए, इसीलिए वो लोग अरेस्ट होना पसंद करते हैं। तभी कांग्रेस का लाहौर सेशन भी होता है और इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। अभी तक कांग्रेस स्वराज्य मांग रहा था बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहा था। तभी गांधी जी ब्रिटिशर्स को 1 साल का टाइम देते हैं कि आप 1 साल में हमें दे दीजिए वरना हम मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। वो काफ़ी लेटर्स भी लिखते हैं, डिमांड्स भी करते हैं, बट उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और फिर गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी पर, जिसमें वो सॉल्ट बनाते हैं। अभी सॉल्ट उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि हर कोई यूज़ करता है इसको, गरीबों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पे टैक्स लगाना अनफेयर है, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट यानी नमक का चयन किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। फिर आगे जो साइमन कमीशन आई थी, उनके रिपोर्ट के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है उनके रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, पर कोई भी गांधी जी या कांग्रेस इसको अटेंड नहीं करते हैं और कोई पार्टीज उसको अटेंड करती है बट कांग्रेस उसको अटेंड नहीं करती है। तभी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी हिट रहती है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको काफ़ी कवर करती है। ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होती है और गांधी जी के विषय में काफ़ी सिंपैथी होती है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्वेल किया जाए, इसीलिए गांधी अर्विन पैक्ट साइन किया जाता है। गांधी अर्विन पैक्ट में गांधी जी की काफ़ी डिमांड्स एक्सेप्ट की जाती है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं, पर 2 डिमांड्स नहीं एक्सेप्ट की जाती। भगत सिंह को फांसी की जगह फांसी ही दी जाती है, उनको हैंग ही किया जाता है। गांधी जी की डिमांड थी कि इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, ये मंजूर नहीं होती और पुलिस एक्सेस भी इन्वेस्टिगेट नहीं होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दांडी मार्च की फ़ोटो 1930 से। हम इसको बोल सकते हैं कि ये गांधीयन पॉलिटिक्स का पीक पीरियड है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीक पे थी, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साइन किया था और ये भी एक पीक गांधीयन मूवमेंट थी, ये पिवटल रोल था। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे, 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और उसमें क्या कुछ होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री को शेप करेगा वो हम 4th एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देखेंगे।